अगर आपको बहुत तेज चलना है तो अकेले चलिए और अगर आपको बहुत दूर तक जाना है तो सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। जी हाँ, ये कथन है प्रसिद्ध उद्योगपति रतन टाटा का। हम लोग बात कर रहे हैं रतन टाटा जी के बारे में, जिनका हाल ही में देहांत हुआ और वो भारत के बहुत जाने-माने उद्योगपति हुए, बहुत ही ज़्यादा दानवीर व्यक्ति हुए और जिनके किस्से, कहानियाँ हम लोगों को बहुत प्रेरणा देती है। मैं बात कर रहा हूँ रतन टाटा जी के। इस शो का नाम है भारत के रतन। मैं यानी विपिन शुक्ला आपका अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी में स्वागत करता हूँ। तो आज कहानी है रतन टाटा जी की, जिन्होंने भारत में एक कार और बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो कि विश्वसनीयता प्राप्त करने में एक बहुत बड़ा योगदान रखे। हम लोग जानते हैं टाटा का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक सिक्योरिटी टाइप की फील हो जाती है कि इसमें विश्वास है। हम लोग हमेशा से देखते आए हैं कि मोबाइल, गाड़ियाँ, कार और बहुत सारी ऐसी चीजें बनाई गई हैं जो टाटा द्वारा बनाए जाते हैं। तो उसमें हम लोग को विश्वास झलकता है। तो विश्वसनीयता का प्रतीक टाटा और इसको आगे बढ़ाने वाले रतन टाटा जी, जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि रतन टाटा जी का जन्म एक बड़े ही घराने में हुआ, क्योंकि हम लोग को सब लोग को मालूम है जमशेद जी टाटा हुए। जमशेद जी टाटा के दो पुत्र हुए, दोराब जी टाटा और रतन जी टाटा। फिर रतन जी टाटा के अगर बात करें तो उनके पुत्र हुए जे.आर.डी. टाटा और जे.आर.डी. टाटा के पुत्र हुए नवल टाटा। इनका जन्म नवल टाटा और सीनू टाटा के यहाँ पर होता है। सीनू टाटा इनकी माँ और रतन टाटा नवल टाटा इनके पिता होते हैं। हालांकि ये जब 10 वर्ष के थे तो इनके जीवन में पहला चैलेंज ये आ गया था, क्योंकि माता पिता अलग हुए और नवल टाटा जी ने दूसरी शादी की और इसमें पुत्र एक बिछड़ जाता है। तो नवल टाटा की जगह इनका अगर रियल कहा जाए तो रतन जी टाटा, ये रतन टाटा और वो रतन जी टाटा है। तो रतन जी टाटा ने इनका पालन पोषण किया, एक तरह से कहा जाए दत्तक पुत्र, एडॉप्टेड चाइल्ड के रूप में इनको रखा और उन्होंने ही इनको पढ़ाया, आगे बढ़ाया, सब कुछ कराया। उसी नक्शे कदम पे रतन जी टाटा के नक्शे कदम पे चलते हुए और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से, पूर्वजों के मैनेजमेंट स्किल से और बहुत सारी उनका जो पारिवारिक एक स्किल और कौशल उनके मस्तिष्क में और उनके पर्सनालिटी में आया, उससे आगे बढ़े और बहुत आगे तक नाम किए। मैं ये बात कर रहा हूँ रतन टाटा की। तो रतन टाटा सबसे ज्यादा अगर सफल व्यक्ति कहा जाए तो इनकी कहानी 90s के 1991 जब जे.आर.डी. टाटा ने टाटा ग्रुप और टाटा सन्स का पदभार छोड़ा, उसके बाद रतन टाटा को इसकी जिम्मेदारी मिली। ये अध्यक्ष रहते हैं 1991 से लेकर 2012 तक। दैट इज द गोल्डन पीरियड फॉर द टाटा। इसका कारण कौन है? रतन टाटा। उनके मैनेजमेंट की स्किल, उनका ह्यूमनिस्टिक बिहेवियर, मानवता बहुत अंदर उनके भरी है। दान दान हमेशा करते थे। कोई वो सबसे बड़ी बात यही है, इंसानों का विश्वास जीतते हैं। तो मैं आज इस एपिसोड में, इस वीडियो में बात करूंगा कि हम आखिर रतन टाटा जी से क्या-क्या सीख सकते हैं, वो कौन-कौन सी ऐसी सीख है जो हम लेंगे और अपने जीवन में हम आगे बढ़ेंगे कि कल आप रहें या ना रहें, आपको भी एक भारत का रत्न माना जाए। बहुत लोग मांग कर रहे हैं भारत रत्न देने की और ये सही बात भी है और हम सभी को सपोर्ट करना चाहिए कि हाँ, उनको भारत रत्न मिलना चाहिए। भले ही उनको खैर भारत रत्न मिले या ना मिले, लेकिन हम सबके दिल में और हम सबके जहान में उनके लिए भारत रत्न से किसी उनका सम्मान भारत रत्न से कहीं कम नहीं है, चाहे देश हो चाहे विदेश हो। तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं कि वो उनसे हम कौन-कौन से 5 लर्निंग्स, 5-6 लर्निंग्स ऐसे हैं, सीखे हैं जो हमको सबको लेना चाहिए। तो सबसे पहले लर्निंग नंबर 1 दैट इज बिलीवर। वो एक बहुत बड़े बिलीवर थे। बिलीवर मीन्स विश्वास करने वाले। वो खुद पे बहुत ज्यादा विश्वास करते थे। ये कहानी तब की है जब भारत में पहले घोड़ा गाड़ी चलते थे, बैलगाड़ी चलते थे। उसके बाद अंग्रेज आए, अंग्रेजों के पास कार हुआ करती थी, जिप्सी हुआ करती थी।
उसके बाद समय बढ़ता गया, भारत आज़ाद हुआ, वही गाड़ियाँ चल रही हैं, विदेशी गाड़ियाँ चल रही हैं। लेकिन जब भारत में रतन टाटा पहली बार सोचते हैं कि हमारे भारत की स्वदेशी कार होना चाहिए, स्वदेशी कार ऐसी हो जो भारत में निर्मित हो, उसका स्केच, उसका डिजाइन, उसका मैन्युफैक्चर सब भारत में हो। तो 1998 में पहली बार उन्होंने सोचा और बनाया। उस कार का नाम है टाटा इंडिका। टाटा इंडिका बहुत सारे घरों में पहुंची, जो लोग अफोर्ड कर सकते थे उस समय के हिसाब से बहुत लोगों ने उसको पसंद किया। उसके बाद ये एक मिसाल साबित हुआ भारत में कि भारत भी कार बना सकता है और स्वदेशी इंडिजिनियस तरीके से। तो इसलिए रतन टाटा जी यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि जो कार हम लोग देखते हैं घूम रहे हैं, तो भारत में पहली बार कार स्वदेशी निर्माण रतन टाटा जी ने किया। हालांकि 1998 में ये बनी, उसके बाद इसकी मार्केटिंग और इतना मतलब जितना इनको उम्मीद थी कि जिस तरह भारत के लोग वो करेंगे, इसको अडॉप्ट करेंगे, इसको बढ़ाएंगे आगे, उतना हुआ नहीं। फिर भी इन्होंने हार नहीं माना। ठीक है, हार नहीं माना। कई बार, एक बार तो ये हुआ कहानी इसमें ये कि जो फोर्ड है, अमेरिकन एक फोर्ड कंपनी है, तो उसके बाद इनकी मीटिंग हुई, थोड़ा सा घाटे में टाटा ग्रुप चलने लगा था कार बनाने के लिए, कि कार को बनाना, सेल करना, मार्केटिंग करना। तो क्या हुआ, फोर्ड से एक मीटिंग सेट हुई। टाटा जी ने सोचा कि हम अपना ये कार वाला सिस्टम जो है फोर्ड को दे देते हैं। तो फोर्ड के जो मालिक है विलियम फोर्ड शायद, तो उन्होंने ये कहा, इनकी थोड़ी सी बेइज्जती टाइप की कि जब आपको ये चीजें नहीं मालूम है, आपने पहले से इसका कैलकुलेशन नहीं किया है, तो आपने हाथ क्यों डाला। इसके बाद उन्होंने अपना इरादा ही बदल दिया, कुछ बोला ही नहीं, फिर वापस आ गए। और उन्होंने वो जो अपने एक डील करने वाले थे कि इस टाटा ग्रुप को कार वाला जो वो है सेगमेंट, इसको आप ले लीजिए, तो उसको खत्म कर दिए। उन्होंने बात ही नहीं किया और वापस आ गए और अपने मन में ये ठान लिए कि हम एक दिन ऐसी कार बनाएंगे कि ये भारत में खूब चलेगी। और मेहनत करते रहे, मेहनत करते रहे, लेकिन कहते हैं ना, जब भाग्य और मेहनत साथ मिल जाते हैं तो एक दिन हमारा समय आ जाता है। और वो समय आया लगभग 10 वर्ष बाद। एक ऐसा दिन आया जब खुद फोर्ड के मालिक विलियम फोर्ड ने इनको कहा कि हमारी कंपनी थोड़ा घाटे में जा रही है सर, और मैं ये चाहता हूं कि आप हमारे जो दो प्रमुख वो हैं, लैंड रोवर और जगुआर, इनको आप अपने उसमें शामिल कर लीजिए, अधिग्रहण कर लीजिए। तब जाके रतन टाटा जी ने लैंड रोवर और जगुआर जैसी कार को अपने उसमें अधिग्रहण किया। उसकी स्टील की भी कंपनियों को, कोरस, टेटली, ये ऐसी बड़ी बड़ी यूनिट्स हैं जिनको टाटा जी ने अपने उसमें समाया। तो यही सबसे बड़ी सीख बिलीव, उनको अपने करने पे, कहने पे और अपने काबिलियत पर बिलीव हुआ। उसके बाद दूसरी लर्निंग, इसलिए हम लोगों को भी ये चाहिए कि जो भी हम लोग सोच रहे हैं, जैसा कर रहे हैं, वैसा हम लोग को हमेशा बिलीव होना चाहिए कि हम ये कर सकते हैं। जरूरी नहीं है जो ट्रेडिशन में पहले से परंपरा में चला आ रहा है वैसा ही हम चलाए, नहीं। आप एक चेंजर हो सकते हैं, गेम चेंजर हो सकते हैं, लाइफ चेंजर हो सकते हैं। इसलिए हमेशा बिलीव करिए अपने आप में। फिर दूसरी, हम लोग अगर सीखे कहानियां उनसे, तो दूसरा उनके सबसे बड़ा लर्निंग है उनसे कि वो हमेशा, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, सबके लिए सोचते थे। कहते हैं एक बार वो कार से जा रहे थे, कहीं बारिश होने लगी, तो बाइक से दो सवार व्यक्ति जा रहे थे, वो फ्लाई ओवर के नीचे खड़े हो जाते हैं क्योंकि उनके पास कार नहीं थी। ऐसे में रतन टाटा जी के दिमाग में ये सवाल आता है कि आखिर ये क्यों खड़ा हो गया। इसके पास तो बाइक है, लेकिन ये है कि उनके पास छत नहीं है, ऐसा कोई कार नहीं है जिसकी वजह से वो चल पाए। तो उन्होंने ये सोचा कि हम ऐसी कोई कार बनाएंगे, इतनी सस्ती कार बनाएंगे जो मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सके। फिर उन्होंने ऐसा कह दिया कि हम कार जरूर बनाएंगे। रिपोर्टर्स ने बहुत सारा मजाक उनका उड़ाया कि आखिर कौन सी कार ऐसी बनाने जा रहे हैं जिससे मिडिल क्लास चल सकता है। लोग, फिर उन्होंने बोल दिया मैं 1 लाख में कार बनाऊंगा।
लखटकिया कार, बहुत सारे रिपोर्टर्स न्यूज़ चैनल्स ने थोड़ा हवाई उड़ाए और मजाक टाइप का भी उड़ाया, किसी ने अच्छे से भी प्रेजेंट किया। लखटकिया कार दैट मीन्स कि उसका प्राइस 1 लाख होगा और वो एक दिन आई। हम सबको मालूम है नैनो कार जो 1 लाख रुपए में मिलती है और बहुत लोगों के घर में चल रही है, अभी भी चल रही है। मैं रोड में निकलता हूँ तो मुझे चाहे जितनी अच्छी अच्छी कार दिख जाए, कोई भी कार दिख जाए, लेकिन नैनो अगर दिख जाती है तो मुझे एक संतोष की भावना फील होती है। मुझे ऐसा लगता है कि अपनी कार है, मतलब एक मिडिल क्लास की कार है, एक भारत की कार है, एक बहुत सस्ती दर की कार है। ये एक ऐसे व्यक्ति की सोच है, वो कार नहीं, वो एक सोच है जो कई कंपनियों को मजबूर किया, जो कई कंपनियों को एक विजन दिया कि कम दाम पे अच्छी कार बनाई जा सकती है। हालांकि वो बहुत सक्सेस नहीं हुई कुछ मायनों पर अभी भी वो लोग चल रहे हैं। तो ये नैनो कार, ये दूसरी उनकी लर्निंग यही हुई कि हमको हमेशा सबके लिए सोचना चाहिए, चाहे पुअर हो, चाहे रिच क्लास हो, चाहे मिडिल क्लास हो। तो ये रही दूसरे सेगमेंट। तीसरी बात अगर बात कर लेते हैं कि एक किस्सा हमने पहले ही बता दिया कि आप किसी का जवाब मत दीजिए, मुंह से जवाब देना नहीं चाहिए, हमेशा अपने कामों से जवाब दीजिए। ये कहानी आप वहां से जोड़ दीजिए, जोड़ क्या दीजिए, ये कहानी वही है जब विलियम फोर्ड ने वहां पर मना किया था कि जब आपके बस की बात नहीं है तो आप ऐसी कार क्यों बना रहे हैं टाटा इंडिका बनाने के बाद। तो आप आप में मैं ऐसा एहसान नहीं कर सकता हूं कि मैं आपकी कार को ले पाऊं। फिर बाद में वही चीज उनने दोहराया था जब अपनी जगुआर और लैंड रोवर बेचा था, तो कि आप मेरे ऊपर एहसान कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारी कंपनी को, हमारी कार को खरीद रहे हैं। तो इस तरह से आप जवाब मत दीजिए, अपने कामों से, अपने दृढ़ निश्चय से निश्चित होके हमेशा आगे बढ़ते रहिए और मुंह से जवाब मत दीजिए, अपने काम से जवाब दीजिए। दैट इज द थर्ड लर्निंग फ्रॉम द रतन टाटा। इसीलिए वो महान है। अब धीरे धीरे आपको चीजें समझ में आएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति होता है तो वो मुंह से जवाब देता है, एक दूसरा व्यक्ति होता है वो काम से जवाब दे रहा है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइए आप कौन से वाले को पसंद करते हैं, मुंह से जवाब देने वाले को या फिर जो अपने काम से और अपनी सफलता से जवाब दे। और आप भी ऐसा बनने की कोशिश कर सकते हैं। फिर एक बार चौथी बात है कि रिलेशन के मामलों में, हालांकि कहा जाता है कि उनके पारिवारिक जीवन में बहुत उथल पुथल हुआ, पहले माँ बाप, उसके बाद उनकी खुद लव स्टोरी। वो कहते हैं एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि हमारी लगभग हमको 4 बार प्रेम हुआ और चारों में ऐसी कंडीशन बनती गई कि हम लास्ट स्टेज में शादी नहीं कर पाए। खूब अच्छे से, मतलब साथ में थे, रिलेशन में थे, प्रेम था, ऐसी बात पहुंच गई कि हम शादी करना चाहते हैं, बट उन्होंने पता नहीं क्या सोच के लास्ट में उन्होंने शादी हर बार नहीं किया। एक कहानी, एक बार तो वो वाली कहानी बताते ही हैं कि उनकी एक किसी महिला से उनको प्रेम हुआ, लेकिन वो अमेरिका की महिला है, अमेरिका से आने वाले थे भारत 1962 में, लेकिन इंडो चाइना वार उस समय चल रहा था, तो कंडीशन थोड़ा अलग थे। अब क्या था, वो बहाना था, वो लड़की यहाँ पे नहीं आई, इंडो चाइना वार का हवाला देके कि थोड़ा सिक्योरिटी इशू है, थोड़ा माहौल अच्छे नहीं, बाद में हम करें। ये चले आए, वो नहीं आई, और फिर बाद में इनको ये पता चला वो किसी और से शादी कर ली है। तो रतन टाटा उसमें यही कहते हैं कि हम अभी मिस कि उसके बाद भी उन्होंने उस लड़की से बात की और एकदम नेचुरल बिहेवियर एज ए फ्रेंड, उनको दिमाग में कोई हे भावना नहीं आई, कोई हेट नहीं आया कि उन्होंने हमारे साथ ऐसा क्यों किया। तो एक बहुत ही सच्चे इंसान थे और उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि हर इंसान के साथ अच्छे से रहना चाहिए। आजकल तो हम लोग देखते हैं ब्रेकअप हो जाता है, लड़ाई हो जाती है, तो एक ऐसा हेट पैदा हो जाता है, कोई मारने मरने पे उतारू हो जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए। लेट इट गो का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में हमेशा होना चाहिए। ठीक है, अगर ऐसा हो गया है तो आप आगे बढ़िए और सामने वाले को भी बढ़ने दीजिए। तो ये उनकी चौथी हम लोग को
लर्निंग है, 5वीं नंबर की है, बहुत बड़े दिल वाले थे वो, बहुत बड़े दिल वाले दैट मीन्स कि हम लोगों ने देखा है उनका हमेशा से नाम आता है दान देने में बहुत माहिर थे। उन्होंने अगर बात किया जाए तो जब सबसे पहले मुझे एक न्यूज़पेपर की याद आती है जब 2008 में मुंबई में हमला हुआ था 26/11 उसमें बहुत लोगों का नुकसान हुआ था, पता नहीं कितने फैमिली कितने लोग मारे गए थे, वहाँ पे उन्होंने बहुत बड़ी हेल्प की थी। 60-62 लोगों को कितने दिनों तक रखा था, उनकी हेल्प की थी, करोड़ों रुपए वहाँ पे खर्चा किए थे। उसके बाद कोविड-19 अभी हाल की घटना है, कोविड-19 में उन्होंने लगभग 1500 करोड़ 1500 करोड़ एक बड़ा अमाउंट होता है, उन्होंने हेल्प किया और लोगों बहुत लोग किए हैं भारत में, ऐसा नहीं है, लेकिन उन्होंने 1500 प्लस करोड़ रुपए हेल्प किया है इस कोविड जैसे पैंडेमिक में। तो इस तरह वो थे। उसके बाद एक सबसे बड़ी बात आप लोग को याद होगी जब पैंडेमिक आया था कोविड का तो सारे कंपनी वाले सबको निकाल रहे थे जॉब से, लेकिन टाटा ऐसी कंपनी थे जिन्होंने एक भी एम्प्लॉय को नहीं निकाला है। वो रतन टाटा की वजह से। रतन टाटा का ये मानवीय व्यवहार हम लोग को सीख देता है कि ठीक है सैलरी हम कम कर देंगे, अभी थोड़ा पैंडेमिक है, समस्या है, मार्केटिंग कम हो रही है, सेल कम हो रहा है, बट हम किसी का रोजगार नहीं छीनेंगे। ये एक बहुत बड़ा आज भी हम लोग देखते हैं कि टाटा अगर कहीं दिख गया तो एक विश्वास, टाटा दैट मीन्स विश्वास, चाहे गाड़ी दिख जाए, चाहे आपका कंपनी दिख जाए, आईटी कंपनी में टीसीएस का कितना बड़ा नाम है, ट्रक, लोडिंग व्हीकल, कितने बड़े टाटा बनते, टाटा स्टील प्लांट, ये विश्वास का एक नाम है टाटा। तो ये लर्निंग्स हमारे जीवन में रतन टाटा जी ने दे के गए। मैं थोड़ा सा यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि बहुत लोगों को ये एक दिलचस्पी होगी, अभी अभी आप जाइएगा नहीं, मैं लास्ट में 3-4 लाइनें ऐसी हैं जो रतन टाटा जी की जो अमर हो गई। उन्होंने क्या कह के गए और बहुत सारे ऐसे सीख हम लोग को दे के गए जिनकी वजह से हम लोग अपने जीवन में बहुत सारे मोटिवेशन प्राप्त कर सकते हैं और उनके जैसा और उनसे अच्छा बनने की कोशिश हमेशा करेंगे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ कि आखिर टाटा परिवार में इनकी हायरार्की क्या रही है। तो सबसे पहले आप लोग ध्यान रखिएगा, तो नुसरवान जी टाटा नंबर 1 मैं लिखता जाऊंगा, नुसरवान जी टाटा हुए, ठीक है। नुसरवान जी टाटा के उत्तराधिकारी अगर देखा जाए, नुसरवान जी टाटा सबसे पहले पारसी व्यक्ति थे, इन्होंने ही टाटा ग्रुप की शुरुआत की और यहीं से माना जाता है, ठीक है। फिर इनका जो उत्तराधिकारी हुआ जमशेद जी, इनका जन्म नवसारी, नवसारी कहाँ पे, गुजरात में जन्म होता है। ये क्या बोलते हैं रियल फाउंडर अगर कहा जाए, इन्होंने आगे बढ़ाया, गुजरात में इनका जन्म हुआ। नुसरवान जी टाटा कौन थे, पारसी व्यक्ति थे, इन्होंने अगर कहा जाए तो शुरुआत किया टाटा ग्रुप का। उसके बाद जमशेद जी टाटा का नाम हम लोग जानते हैं, इन्होंने कारोबार को आगे बढ़ाया, एक ट्रेडिंग कंपनी के रूप में भारत में इसको आगे बढ़ाया, टेक्सटाइल के रूप में आगे बढ़ाया, टेक्सटाइल में इनका मेन वो था। फिर जमशेद जी टाटा की अगर बात करें तो इनके 2 पुत्र होते हैं, दोराब जी टाटा और एक व्यक्ति होते हैं रतन जी टाटा, रतन जी टाटा, ठीक है, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना है, रतन टाटा और रतन जी टाटा अलग अलग है। इनके 2 पुत्र होते हैं, दोराब जी टाटा और रतन जी टाटा, ठीक है। ये दोनों कौन है, भाई, ठीक है। दोराब जी टाटा बनते हैं और दोराब जी टाटा ने सबसे ज्यादा स्टील पे काम किया, टाटा पावर्स को भी आगे बढ़ाया। फिर रतन जी टाटा इन्होंने कॉटन कॉटन उद्योग को, कपड़ा उद्योग को बहुत ही ज्यादा आगे बढ़ाया। अब दोराबजी टाटा और रतन जी टाटा भाई भाई हुए, तो फिर इनके बाद अगर रतन जी टाटा के एक पुत्र हुए जिनको हम लोग जानते हैं जेआरडी टाटा, ये काफी फेमस हुए। जेआरडी टाटा का मतलब पूरा नाम अगर कहा जाए तो जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा, जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा हुआ, ठीक है। ये
1938 टू 1991 सबसे इफेक्टिव और जिनको आप लोग जानते होंगे जे.आर.डी. टाटा, ये सबसे ज़्यादा एक्टिव रहे, खासकर आज़ादी के बाद और आज़ादी के जस्ट पहले तक। ठीक है, इन्होंने सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट यहाँ से चेंजेस लाया। ये एक कमर्शियल पायलट थे और इन्होंने एयर एयर इंडिया जो है ना, इनके समय पे ही शुरू हुआ जे.आर.डी. टाटा की। तो जे.आर.डी. टाटा की इस तरह कहानी थी। उसके बाद जे.आर.डी. टाटा के बाद कौन संभालता है, तो रतन जी टाटा सॉरी रतन जी टाटा, नवल टाटा मीन्स रतन टाटा के पिताजी। ये रतन जी टाटा के कौन हुए, दत्तक पुत्र। शायद मैंने पहले ये बोला कि रतन जी टाटा के दत्तक पुत्र हुए, नहीं, नवल टाटा इनके दत्तक पुत्र हुए थे, अडॉप्टेड चाइल्ड हुए थे। ठीक है, फिर अब आते हैं रतन टाटा के बाद अगला नाम है जो रतन नवल टाटा, मतलब जिनकी हम लोग अभी सारी की सारी कहानी पढ़ रहे हैं। रतन नवल टाटा इनका पूरा नाम है, जिनकी कहानी हम लोग पढ़ रहे थे। 2017 से ये चैरिटेबल ट्रस्ट के प्रमुख भी रहे हैं और हम लोग जानते हैं 1900। अब इसके बाद फिर आप लोग सोच रहे होंगे अब आगे कौन है, तो इनके भाई एक हुए रतन टाटा के जिमी टाटा, जो दूसरे नवल टाटा के दूसरी पत्नी से हुए जिमी टाटा, और वो सौतेले भाई हुए। अभी अगर बात किया जाए टाटा परिवार में तो शिवाई, लिया लिया और माया टाटा, ऐसे कुछ नाम मिलते हैं जो अभी संभालेंगे। तो इस तरह से यहाँ तक ये कहानी रहेगी। अभी अगर प्रमुख बात किया जाए तो टाटा ग्रुप के प्रमुख कौन है, नटराजन चंद्रशेखर प्रमुख अभी फिलहाल है। तो यहाँ से कहानी शुरू हुई। एंटी दैट मीन्स नुसरवान जी टाटा, इसको भी नुसरवान जी टाटा, ये पूरी एक लिस्ट है इनके परिवार की। तो दोस्तों, रतन जी टाटा का कल देहांत हुआ। उसके बाद हम लोग को ये सारी कहानी और ये सारे मोटिवेशन पढ़ने को मिल रहा है। अब मैं कुछ बात कर लेता हूँ उनकी, कुछ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा हमको मोटिवेशन देने वाली लाइनें हैं, जिनकी बदौलत उनको हमेशा से याद रखा जाएगा। तो उनकी 2-3 बातें ऐसी हैं जो हमेशा हमको याद रखनी चाहिए। नंबर 1 बात है कि कोई आप पे पत्थर फेंके तो उससे इमारत बना दो, इसका मतलब आप लोग समझ जाइए। दूसरी अगर बात करें कि उन्होंने एक बार कहा था, जीवन में कभी अप्स और डाउन आए तो उसको आने दीजिए, घबराइए नहीं, क्योंकि ईसीजी में जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होता है वो मृत्यु को दर्शाता है। तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ हमेशा नहीं चलना चाहिए जीवन में, अप्स डाउन आना बहुत जरूरी है। तीसरी अगर बात कर, इनकी एक लाइन बहुत प्रसिद्ध है, दैट इज कि लोहे का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, लोहे को उसकी जंग ही ले डूबती है। इसका मतलब कि आपका निश्चय दृढ़ होना चाहिए, आप खुद से बिगड़ सकते हो। आप दृढ़ निश्चयी रहेंगे तो लोहे की तरह आप काम करेंगे। एक और बात करें, एक और हमको लाइन याद आती है, लाइन कि अगर आप तेज चलना चाहते हैं तो आप अकेले चलिए, और अगर आप एक लंबी दूरी तय करना चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं, तो सबको साथ लेके चलिए। तो ये लाइन है, ये मोटिवेशनल लाइन है जो हमको सीख देती है कि रतन टाटा जी कैसे व्यक्ति थे और उन्होंने हमारे देश के लिए क्या-क्या दिया। इसके बारे में आप लोग बहुत डिटेल से पढ़िएगा, इंटरनेट में मिलेगा, हर जगह मिलेगा। खैर, अभी वक्त हो रहा है हमारे जाने का, और हम लोग मिलेंगे फिर अगले किसी शो में, अगले किसी एपिसोड में किसी और व्यक्ति का लेके आएंगे, उसकी कहानी, उसकी मोटिवेशनल चीजें, उसकी लर्निंग। तो अभी फिलहाल इस शो जो भारत का रतन है
उसमें हम लोग विराम देते हैं और एक बार फिर से रतन टाटा जी को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देते हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जहाँ भी रहें, जैसे भी रहें, बड़े मस्त तरीके से रहें। अब हमारा वक्त बीत गया है कि हम लोग अब चलते हैं थोड़ा-सा हम लोग के उनका नाम और ऐसे इस तरह कहानियाँ पढ़ने पे, इस तरह कहानी सुनने पे थोड़ा-सा दुःख हो रहा है कि हम उनके जाने के बाद ये कहानियाँ पढ़ रहे हैं और उनकी मोटिवेशनल चीज़ें सीख रहे हैं। खैर ये जीवन का चक्र है, चलता रहेगा। आप लोग अपने और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद। मिलते हैं अगले एपिसोड और अगले शो में। मेरा नाम है विपिन शुक्ला। जय हिंद।